नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज सबसे पहले तो 21 अप्रैल को भारतीय प्रशासनिक सेवा दिवस है। आज ही के दिन 1947 में पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच का संबोधन हुआ था, मतलब पहला बैच फॉर्म हुआ था। उस वक़्त उसको संबोधित करते हुए तब के महापुरुष ने कहा था कि ये स्टील का बेड है, वाल स्टील का वाल है, स्टील का फ्रेम है। उन्होंने सही कहा था। वो स्टील का फ्रेम ही साबित हुए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्टील की कई फॉर्म होती है। MS होता है, SS होता है, GI होता है, GS होता है। उसी तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग भी उसी स्टील के तरह अपने आप को ढालते हैं। मतलब MS मेल्ड स्टील टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत से अधिकारी MS की तरह से हैं। SS स्टेनलेस स्टील, वो कितना हो भार होगा वो बर्दाश्त कर लेगा। बहुत से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने उस SS की तरह से अपने आप को ढाला। GI होता है, कुछ GI होता है जिसमें जंग नहीं लग सकता, फट टूट नहीं सकता, लेकिन अगर हल्का चोट लगेगा तो वो टूट जाएगा। तो कई GI की तरह से हैं। मतलब और बहुत सारे बहुताय में हमारे देश में जो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हैं वो रेल के पटरी की तरह से हैं, रेल के पटरी की तरह से हैं। जमीन में जुड़े कहीं भी नहीं है। मित्रों, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, मेरे ऊपर तो भगवान का कृपा और आप लोग का आशीर्वाद है कि थोड़ा यांत्रिकी और थोड़ा भौतिकी का विद्यार्थी होने की वजह से मुझे ये पता है, मैं ये पढ़ाई किया हूँ कि जो रेलवे लाइन होता है ना, वो कहीं जमीन में जुड़ा नहीं होता। ये कई लोगों को जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि इतनी भारी भारी ट्रेनें, इतनी स्पीड से चलने वाली ट्रेनें, सुपर फास्ट ट्रेन, इतनी वजनदार, जिस रेल के पटरी पर चलती है ना, वो जमीन से जुड़ा नहीं होता, जमीन पर पड़ा रहता है। मतलब ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि वो जमीन पर पड़ा रहता है पत्थरों के बीच। उसका शक्ति, उसकी कंटिन्यूअसली है कि वो लगातार आप आगे चले, उसका वही शक्ति। ये विज्ञान है, अगर बताने लगूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। बट मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के उदाहरण के लिए बताया कि वो जो स्टील कुछ अधिकारी होते हैं वो रेल के पटरी की तरह से होते हैं, जुड़े किसी के साथ नहीं है, लेकिन देश भर में जाल की तरह से फैले हुए हैं। वही उनकी शक्ति है, टस से मस नहीं होते। वजन पड़ता है तो झुक जाते हैं, वजन हटते फिर उठकर अपने पुराने स्थिति पर आ जाते हैं। तो कुछ IAS प्रशासनिक सेवा का अधिकारी उस तरह से हुए हैं और इस तरह की कई हुआ। लेकिन आजकल इधर कुछ सालों से, 90 के बाद से, जब से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उत्पन्न हुए नेता राजनीति में आए, तब से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का एक नया हो गया। पहले होता था IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके पहले होता था ECS, ICS, इंडियन सिविल सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, PCS, प्रोफेशनल सिविल सर्विस, IA, इंडियन फॉरेन सर्विस। उसमें से कुछ शब्द के अर्थ बदले, कुछ हुआ इंडियन पॉलिटिशियन सर्विस, इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, कुछ प्रशासनिक सेवा का अधिकारी इस ग्रेड के भी हुआ। खैर, जैसा भी है, हमसे तो आगे ही हैं। उन्होंने मैकाले के सिद्धांत के तहत शिक्षा हासिल किया है और उनका सौभाग्य, इत्तेफाक रहा, उनका भाग्य रहा कि वही प्रश्न पूछे गए जिसको उन्होंने याद किया था, तो IAS बन गए। और हम जैसे कई लोग जो 95% प्रश्न को जानते थे, लेकिन वो 95 नहीं आया, वो 5 ही प्रश्न आया जो बाई मिस्टेक में से छूट गया। हमारे यहाँ कहा जाता था कि 2-2 पन्ना छोड़ करके पूरी किताब पढ़ लो, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। तो वो नहीं पढ़ पाए, तो हम आपके सामने फेसबुक पर फेस टू फेस बात कर रहे हैं। खैर, जो लोग वो 5% प्रश्न को करके पहुंचे हैं उनको नमन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा दिवस पर देश भर के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मैं राकेश परमार सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज का प्रश्न करने से पहले एक और बड़ा जरूरी बात कह दूं। आज उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मेरा सीना चौड़ा हो गया, दिल गदगद है। मेरा अपने मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान से सिर झुक गया है। झुके मन और बुलंद आवाज से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री का कौन से शब्द में आभार व्यक्त करूं, किस शब्द में उनको सादर प्रणाम करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता। स्पीचलेस हूं, शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री को कुछ कहने के लिए। मित्रों, आप सबको पता ही चल गया होगा समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हो गया।
माननीय मुख्यमंत्री जी 23 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश के लोगों में कोरोना के कहर से जिस युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कोई व्यवधान ना आ जाए, 1 मिनट के लिए कोई चीज छूट ना जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। एक ये वजह है कि वो अपने पिता के भी अंतिम संस्कार में जाना उचित नहीं समझे। योगी जी को जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश भर में तो उनका खुद का राज है और उत्तरांचल में स्टेट गेस्ट होते वो। अगर उत्तरांचल अब चूंकि उत्तर प्रदेश से कट के अलग बन गया, लेकिन कानून के मुताबिक अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी राज्य में जाता है तो वहां का स्टेट गेस्ट होता है, तो उस पर लॉकडाउन का असर नहीं होगा। मतलब लॉकडाउन में उसको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो स्टेट गेस्ट के दर्जा पाते उत्तरांचल में और अपने पिता को मुखाग्नि देते या उनके अंत्येष्टि में भाग लेकर के आ जाते। लेकिन उनके दिमाग में 2 बात आई होगी। पहला कि 23-24 करोड़ लोगों का सेवा में कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि ये महामारी है। पिताजी तो चले गए, उनके आत्मा को शांति के लिए 23 करोड़ देशवासी और देश भर में फैले करोड़ों उनके शुभचिंतक तब से प्रार्थना ही कर रहे हैं। फेसबुक सोशल मीडिया भरा पड़ा है माननीय योगी जी के पिताजी के आत्मा के शांति की प्रार्थना से। मैं भी प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में लेना, उन पुण्यात्मा को आवागमन से मुक्ति करना, क्योंकि उन्होंने योगी जी जैसा पुत्र को इस देश को दिया है जो इस देश के धरोहर है। हम उत्तर प्रदेश वासी इस बात को प्राउड करते हैं कि हम उसी उत्तर प्रदेश के हैं जहां आजकल योगी जी जैसा मुख्यमंत्री। दूसरा, अगर योगी जी जाते लॉकडाउन में तो जो सोशल डिस्टेंस का पालन करने की वो खुद ही अनुरोध कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं, जो सारे डॉक्टर कर रहे हैं, जो इस बीमारी को समझते हैं वो लोग कर रहे हैं, वो नहीं होता। क्योंकि सुपर जेड प्लस ग्रेड की सुरक्षा है योगी जी को। जेड प्लस ग्रेड का मतलब है कि गोली भी अंदर ना आ जाए, इतनी घेरा उनके चारों तरफ सिपाहियों की और हमारे जाबाज कमांडो की रहती है। तो वो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो पाता उन सिपाहियों के द्वारा, उन टॉप कमांडो के द्वारा। हमारे देश के टॉप कमांडो उनके सेवा में लगे रहते हैं, उनके सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो खुद ही सोशल डिस्टेंस का माहौल उड़ाने का मौका वो नहीं देना चाहते थे। इन ख्यालों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाना उचित नहीं समझे। एक बार मैं पुनः आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे योगी जी के पिताजी की आत्मा की शांति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें और घमंड महसूस करें कि इस देश में एक योगी जैसा नेता है। मित्रों, बात एक योगी की होती है तो एक राजनीतिक सत्ता भोगी की भी बात हो। जब तक उसकी बात नहीं होगी योगी का मतलब समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर रात ना हो तो दिन के उजाले का मतलब समझ में नहीं आएगा। अगर दिन है तभी रात का महत्व का पता है, अगर रात की कूप अंधेरा होगा तभी आपको उजाले का पता होगा कि उजाले का क्या मतलब है। एक तरफ त्याग तपस्या बलिदान का सार्थक साक्षात रूप माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो एक सत्ता का भोगी, सत्ता का लालची, मैं तो ये कहूंगा कि पता ना उनको कौन सा क्या इतनी जल्दी है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान लॉकडाउन में दुनिया परेशान थी, वो अपने विधायकों को विचरण करा रहे थे। सोशल डिस्टेंस और कोरोना का उन पर कोई असर नहीं था। वो विधायकों को लेकर के राज्यपाल के यहाँ घूम रहे थे। कल वो हो गया, राष्ट्रपति शासन के पहले वो खुद के अपना शासन लगा लिए, हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, कौन सा पहाड़ टूट रहा था। कोरोना महामारी से बड़ी सी कौन सी महामारी थी जो उनको अपना एक्सटेंशन करना पड़ा? क्या ऐसी आवश्यकता थी कि उनको आज अपना मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ा? ऐसे कौन सा काम छूट रहा था? शिवराज सिंह चौहान को पूरे देश के सामने बात रखनी पड़ेगी कि कोरोना महामारी में ऐसा कौन सा लोग, ऐसा कौन सा आदमी था, ऐसा कौन सी बड़ी दवाई उनके पास थी जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही उन नुस्खा देश को मिल सकता था जिससे कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके। मित्रों, दुनिया भर का ट्रेड ठप है, दुनिया भर का आवागमन ठप है, दुनिया भर के राजनीतिक कार्यक्रम ठप है, देश भर का राजनीतिक ऑफिस कार्यालय सब ठप है। लेकिन इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कौन सा शासकीय काम छूट रहा था जिसमें शिवराज सिंह चौहान इतनी बड़ी खतरे को निमंत्रण किया। राज्य भवन में जब शपथ लिया जाता है, मुझे भी कई बार सौभाग्य प्राप्त होता है मंत्रिमंडल शपथ में जाने का। इधर उधर किसी और के साथ में ग्रुप फोटोग्राफ होती है, उसके बाद लंच का कार्यक्रम होता है, चार शाम को होती है तो 4 बजे का चाय और नाश्ते में पूरा पकौड़ी उकौड़ी का खाने कार्यक्रम होता है। एक दूसरे से लोग आजू बाजू में सटे रहते हैं। पता नहीं योगी जी से शिवराज सिंह चौहान कुछ सीखते क्यों नहीं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के ही सिपाही हैं, दोनों इस देश में उनकी निष्ठा पर मैं कहीं कोई प्रश्न उठा रहा हूं, लेकिन कहाँ योगी जी और कहाँ शिवराज चौहान, दोनों की तुलना तो होगी कि योगी जी अपने पिता के अंत्येष्टि में भी नहीं गए, इसलिए कि कोरोना के लड़ाई में एक चूक ना रह जाए या सोशल डिस्टेंस का
समस्या न खड़ा हो जाए। और शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल विस्तार करना है, इसलिए कि जिन विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ के इनको समर्थन दिया था वो कह रहे थे कि कोरोना जाए भाड़ में, हमारा मंत्रिमंडल नहीं बनाओगे, कोरोना से बाद में बनोगे, पहले हम सरकार गिरा देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं बड़ा विनम्रता से यही सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। शिवराज चौहान के पास कुछ ऑप्शन विकल्प नहीं था। शिवराज चौहान ने साबित कर दिए कि इस बिना सत्ता के नहीं रह सकते। सत्ता है तभी चौहान है, सत्ता नहीं है तो चौहान नहीं है। जल बिन मछली का हाल है। मित्रों, एक और बात, आज दिन भर मेरा हेडिंग ही है कि कोरोना के लड़ाई में सोशल डिस्टेंस का जो माहौल राजनीतिक दल के लोग उड़ा रहे हैं उसी का अनुसरण जनता कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हे नरेंद्र मोदी, आप रेडियो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, टोटल घर में लॉकडाउन। बिल्कुल ठीक है, हम तो मान रहे हैं। जब से आपने आदेश किया मैं तो अपने दरवाजे के बाहर ही नहीं गया, बल्कि परसों मेरा पड़ोसी कह रहा था कि यार बाहर इतनी गंदगी, झाड़ी उड़ी लगवा देते। मैं बोला जी लॉकडाउन है भाई, बाहर दरवाजे पर झाड़ी लगाने में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मैं उसका अक्षर से पालन कर रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अपने पार्टी का एक संसद सदस्य 2-2 किलो आटा बांट करके सैकड़ों लोगों का भीड़ इकट्ठा करा लिया। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, जो कि सरकार में साझेदार भी है हरियाणा में, उसने भी आज पूरा मजमा लगाया अपने राजनीतिक क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश की एक नलकूप का उद्घाटन करने वहां की विधायक गई थी। साउथ फिल्मों की टॉपर हीरोइन है, जब फिल्में उसकी चलनी बंद हो गई तो राजनीति में आ गई और बहुत लोग आ जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन राजनीतिक में सिनेमा वाला ड्रामा वो छोड़ नहीं पाई। एक नलकूप का उद्घाटन करने गई थी और पूरा लाइन लगवा के अपने ऊपर फूलों का बरसात करवा रही थी। नरेंद्र मोदी जी, आप राकेश परमार, श्रीकांत द्विवेदी जी को बाद में कहिएगा, क्योंकि हमारा देश की जनता द्विवेदी जी नहीं है। द्विवेदी जी तो आपकी बात सुन के मान लेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का है, हमको घर में रहना चाहिए। लेकिन आपके अपने लोग जो राजनीतिक महकमा के लोग हैं आपके बात का मखौल उड़ा रहे हैं। वही सीरियस नहीं है तो देश कैसे सीरियस होगा? क्योंकि देश के लोग अपने नेता का अनुसरण करता है। अगर वो देखेगा कि हमारा नेता ही बेलगाम है तो फिर हम अपने घरों में बढ़ करके वही टीवी वही बीवी देख करके क्यों कुड़ रहे? हम भी सड़क पर निकले, जो होगा कोरोना का देखा जाएगा। नेताजी मरेंगे तो हम भी मरेंगे। लेकिन देश की जनता ये भूल गई है कि नेताजी को कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगर उनको छींक भी आ गई तो पूरी लाव लश्कर और सारा मेडिकल टीम उनको इलाज करने में लग जाएगा। आपका बेड पर से उठा के आपको फेंक दिया जाएगा अगर नेताजी और नेताजी के चमचों के लिए किसी बेड की जरूरत पड़ी तो। आप ये भूल रहे हैं। आप ही के वोट से वो नेता बना है, लेकिन अगर अस्पताल में एक ही सीट रही और आप उस पर डिप लगाया हुआ है, प्राण रक्षक पर चल रहे हैं, सब कुछ उठा फड़ा के आपको फेंक दिया जाएगा। नेताजी उस पर आराम से अपना टेस्ट करवाएंगे। आप ये भूल रहे हैं। हमारे देश में नेताओं का ये मुकाम हासिल है। आप उनको देख करके बेशक उनका अनुसरण करें, लेकिन जरूरत पड़ती है तो वो आपको अनुसरण नहीं करेंगे, वो आपका हित की चिंता नहीं करेंगे। इसलिए देशवासी से निवेदन है कि नेता मरते हैं तो मरने दीजिए, उनको लॉकडाउन तोड़ने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही है कानून को तोड़ना, तभी तो नेता कहलाएंगे। लेकिन आप कानून का पालन करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करिए। अगर आप अपने 2 पवित्र चरणों को घर के अंदर नहीं रखेंगे, दहलीज में नहीं कहेंगे, तो ये लॉकडाउन का चरण बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, क्योंकि 3 मई के बाद सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। उसका कारण यह है, मैं दिल्ली में रहता हूं। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जियों के लिए छूट दी गई थी। दिल्ली में आम दिन पर इसी तरह की जाम लगी रहती है, उससे भी ज्यादा जाम आज आजादपुर मंडी के लाइन में लग गया। आज मैं दिल्ली के बॉर्डर पे रहता हूँ। मेरे एक तरफ फरीदा हरियाणा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद पूरा बॉर्डर ऐसे लग गया था जैसे हमारे दिल्ली में अगर बारिश हो जाती है ना तो उसी तरह की बड़ी जाम लग जाती है। तो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर एकदम सील टाइप का हो गया था जाम से, इतनी गाड़ियां सड़क पर आ गई। अगर लॉकडाउन का मतलब यही है तो आप बीमारी को रोक नहीं सकते, इसको महामारी बनने में। ये होगी। ये स्थिति तब है जब देश भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी कोरोना का ये बाल्यकाल है, अभी जवानी पर तो कोरोना ने कदम ही नहीं रखा है। अभी जवानी में कदम रखीगे तो क्या हाल होगा, हम सोच करके डर रहे हैं। और हमारे लोगों को तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग कहते हैं कि हमको नहीं ना हुआ है, हमको जब तक नहीं होगा तब तक हम लॉकडाउन में नहीं आएंगे। लेकिन हे देश के क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि मूर्ख लोगों, कोरोना तुमको फोन करके नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ। तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं होगा कि ये मैं आ रहा हूँ। तुम जाओगे तभी लाओगे। नेताओं का अनुसरण बंद करो, अपना अकल लगाओ,
और ये महामारी है, इससे बचने का उपाय करो। और इसका बचने का उपाय ये है कि अपने पवित्र चरणों को अपने दहलीज के अंदर रखो, अपने बीवी बच्चों का सोचो। क्योंकि देखिए, ये जो लिस्ट में आती है कि 5 मरे, 15 मरे, 50 मरे, वो सरकारों के लिए गिनती हो सकता है, लेकिन आपका एक आदमी, आप पूरा परिवार, पूरी दुनिया है अपने परिवार के लिए। सरकार के लिए आप एक नंबर है कि 5 मर गए, 6 मर गए, 7 मर गए, 8 मर गए, उसमें से एक आदमी है। लेकिन आपके परिवार के लिए ना आप पूरी दुनिया है। आप ही इर्द गिर्द आपका पूरा परिवार चलता है। आप घर के मुखिया है, आप ही पर आपकी बीबी की शान है, आप ही पर आपके बच्चों का अभिमान है, और आप ही पर आपके बूढ़े माता पिता का बीमारी का इलाज भी है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आप जाएंगे कोरोना से, और बाकी परिवार के लोग चले जाएंगे आपके रोना से। तो कोरोना से ज़्यादा परिवार का आपसे रोने पर ध्यान दीजिए। कोरोना अपने आप भाग जाएगा अगर आप कोरोना को ध्यान दें और कोरोना को बाहर जाकर के वेलकम करने के लिए घर ना आए। मित्रों, आज दिन भर मैंने देखा टीवी पर, महाराष्ट्र में जहाँ सबसे बड़ी बीमारी हुई है, वहाँ पर लॉकडाउन का मखौल वहाँ के नेता उड़ा रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश में देखा, वहाँ का मखौल वहाँ का नेता उड़ा रहा है। हरियाणा में देखा, वहाँ तो सरकारी पार्टी का नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, सरकार में उसका कोलैबोरेशन है, और स्वयं वे संसद सदस्य है, वो आज मखौल उड़ा रहा था। तो हमारे जैसे लोगों को अगर कोई पुलिस पीट रही है तो नाजायज कर रही है। मित्रों, अब तो रहा ये नेता की बात, अब बात करते हैं सरकारी अधिकारियों का। एक समाचार चैनल से पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी तैर रहा था, बिहार प्रांत के एक कृषि अधिकारी हैं। कृषि अधिकारी मतलब 4th क्लास का अधिकारी होता है, कोई IAS PCS नहीं होता, सचिव स्तर का अधिकारी नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो कृषि अधिकारी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तुरम खां हो। सबसे अफसोसजनक बात यह था कि कृषि अधिकारी की उम्र, और वो जिस होमगार्ड से उठक बैठक करवा रहा था, उसकी उम्र में पिता पुत्र की उम्र थी। उस नीच आदमी को यह भी नहीं दिखाई दिया कि जिस आदमी से वो उठक बैठक करा रहा है उसके बाप की उम्र से बड़ा आदमी है। वो गरीब है, मजबूर है, होमगार्ड में जवान है, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में फ्रंटलाइनर है। वो सबसे पहले फ्रंट पर वो सिपाही ड्यूटी दे रहा है, कोरोना से आने जाने वाले मरीजों से बिना किसी सुरक्षा के, रुक जा भाई कहाँ जा रहा है, सबसे पहला फ्रंट लाइनर वही है। सबसे पहले कोरोना को वार उसी पर होता है, वही कोरोना को झेलता है। वो बेचारे से को SP और दरोगा का आदेश हुआ होगा कि भाई जो लोग जाएं उनका पहचान मांग लो, कोई बिना पास का कोई ऐसे अधिकारी जा तो नहीं रहा है। उसने अपने ड्यूटी के बस मजबूर होकर के पूछा कि भाई आप कौन आदमी है। अब वो इतने बात पर वो घटिया दर्जे के कर्मचारी को, अधिकारी के श्रेणी में वो नहीं आता। उसने पूछा भाई तेरी होगा, तू होमगार्ड का जवान और कृषि अधिकारी से पूछ दी तू कौन है। फिर उसने बोला कि आप 4 हैं तो अपने जाने का मतलब बताइए और अपना परिचय बताइए। तो शायद उसने बोला कि मैं फलाना हूं, तो उसने बोला कि भाई अब अपना परिचय दिखा दीजिए। तो वो परिचय नहीं दिखाया, और इतने पर वो इतना ज्यादा नाराज हो गया कि क्या कहें। इतनी नाराजगी हुई कि उस अधिकारी को उठक बैठक करवाया, उसका जलील करा, उसको गाली दिया। अगर सोशल मीडिया पर वो वायरल नहीं होता तो कृषि मंत्री ये नहीं कहते कि हम उस पर जांच बैठाएंगे, वो करेंगे। जांच वांच बैठाने की जरूरत नहीं है, वीडियो डॉक्टरेट नहीं है, वीडियो बिल्कुल ठीक है। आप सस्पेंड करा करके बर्खास्त करें और उसको उठक बैठक करवाइए, क्योंकि वो एक अगला आदमी है जो हतोत्साहित कर रहा है कोरोना वायरस के, कोरोना वॉरियर को, कोरोना के योद्धा को, जो फ्रंट लाइन पर ड्यूटी दे रहा है कोरोना से लड़ाई में, उसको हतोत्साहित कर रहा है। ये वीडियो जितने सिपाही देखेंगे, जितने होमगार्ड के जवान देखेंगे, वो देखेंगे कि कोई कार में आ रहा है तो पता नहीं यार ये भी कोई अफसर होगा, जा भाई जा तू। तो क्यों अपना नौकरी दाव पर लगाएगा, क्यों कान पकड़ के उठक बैठक जैसा जलील होने का काम करेगा ड्यूटी करते वक्त। इस वक्त कोरोना का लड़ाई में फ्रंट लाइन पर काम करने वाला आदमी सबसे बड़ा योद्धा है। जिस तरह से देश के सीमाओं पर हमारे जवान बंदूक लेकर खड़े होते हैं, दूसरे तरफ के बंदूक की गोली का सीधे सामना करने के लिए, विदाउट किसी शेल्टर के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, उसी तरह से हमारा जो होमगार्ड का जवान हो, पुलिस का जवान हो, नर्सें हो, अस्पताल का सुरक्षा गार्ड हो, आज के टाइम ये सब का सब देवदूत हैं। इन सबको सार्वजनिक अभिनंदन होने चाहिए, उनका बंधन होना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि आप एक घटिया आदमी होकर के उनका हौसला तोड़ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो वीडियो जितने लोगों ने देखा होगा उसमें से अगर 1% आदमी भी कहेंगे कि यार पता ना मुझे भी उठक बैठक करवाना पड़ जाए, छोड़ दो यार, जाने दो, तो क्या होगा। आप समझिए कि वो आदमी अगर डर जाएगा कि यार ये पता ना कार वाला ये भी कहीं का अधिकारी ही ना हो, नहीं होगा तो किसी अधिकारी का साला सुला होगा, दामाद भीजा होगा, कुछ तो कुछ होगा, काहे लिए हम मर रहे हैं, मर रहे तो साले को, मेरे को क्या मतलब है।
सोचिए उस वक्त हमारे देश की स्थिति क्या होगी, उनका उस रोड पर होने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आपको प्रलय में तो आपका सुशासन कहीं नहीं होता है, आपके शासन का सुसु निकल जाता है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, दोबारा से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू किसने कहा है, आज तक मैं वो आदमी ढूंढ रहा हूं कि किसने सुशासन बाबू का तगमा दिया। नीतीश कुमार का शासन का सुसु निकल जाता है अगर कोई विपदा आता हो, चाहे वो कोसी का बाढ़ रहा हो, चाहे वो अभी एक मामूली बारिश से पूरा पटना लबालब हो गया हो, या ये महामारी कोरोना हो गया, जो भी कभी कोई महामारी आती है तो उसमें सुशासन बाबू का सुसु निकल जाता है। आपके पास एक मौका है कि उस कृषि अधिकारी को, उस बदतमीज अधिकारी को, उस बेहुदा और बेहा अधिकारी को सस्पेंड करिए, डिसमिस करिए और उसको भी उठक बैठक करवाइए उससे उठक बैठक, तब और वो वीडियो फिर समाचार चैनल पर चले, तब जाकर के हमारे वॉरियरों का सम्मान होगा, तब उनका हौसला बुलंद होगा, तब वो समझेंगे कि हमारी सरकारें हमारे साथ है, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो हमारे साथ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों का अगर हौसला टूटा तो कोरोना आपके घर में आकर के आपको परेशान करेगा, क्योंकि जो लोग फ्रंट लाइन पर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो इस तरह के बदतमीज अधिकारियों के प्रताड़ना से हतोत्साहित हो जाएंगे तो ये देश के लिए बहुत खतरे की बात होगी, ये देश के लिए बड़ा नुकसान का बात होगा। और इस तरह की बातें ना हो, इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि वो तुरंत एक्शन, योगी जी की तरह से तुरंत एक्शन ले, उस अधिकारी को बर्खास्त करके उठक बैठक करवाए। कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूं कि उन सब लोगों को पढ़ लूं। आदरणीय सुरेंद्र पाल साहब को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूं, उमेश चंद जी को भी नमस्कार। संजय कैसे है भाई? अरे संजय जी नमस्कार। संजय जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो संजय जी ने लिखा है कि सर एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम, रिसेंट न्यूज द ऑफिस इज सस्पेंडेड नाउ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ओनली सस्पेंशन, he must be dismissed and punished the same punishment that was given the homeguards Juman. उठक बैठक required, must be required. उठक बैठक the front of news camera, social media. I am not satisfied Sanjay ji, only suspension is not way. नमस्कार, हैप्पी टू सी यू। हाँ संजय जी नमस्कार। अमित नमस्कार भाई, नमस्कार। श्रीकांत भाई को नमस्कार। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। योगी जी ने प्रस्तुत की अद्भुत एवं अद्वितीय उदाहरण जी, और योगी जी तो हैं, योगी जी के क्या कहा जाए। योगी जी ने तो जो अपना मिसाल पेश किया है वो काबिल तारीफ है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि किन शब्दों में आदरणीय योगी जी का मैं तारीफ करूं। मित्रों, आज दो बातें आपसे अनुरोध करनी है। सबसे पहले जो कोरोना के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये कोरोना का चाइल्डहुड है, शिशु मतलब बच्चा भी नया जन्मा हुआ है, इतना नुकसान किया है। अभी बच्चे का जवान होना बाकी है, बच्चे का उछल कूद मचाना बाकी है, बच्चे का लड़कपन करना बाकी है और बच्चे का पौध होना बाकी है। अगर आप उस नवजात शिशु से इतनी परेशान और इतने दिक्कत दे सकता है तो अगर वो जवान हो जाएगा तो किस हद तक आपको परेशान करेगा, हम सोच करके इस बात पर अंदर से मतलब रूह कांप जाता है। जरूरत है कि उस बच्चे को जन्म लेते उस हॉस्पिटल में उसका गला घोंट करके मार दिया जाए। अगर वो बड़ा हो जाएगा तो प्रलय मचाएगा और वो तभी दम तोड़ कर मरेगा जब आप सब लोग एक होकर के मारेंगे, क्योंकि कोई एक आदमी भी अगर उसका संरक्षण देता है तो फिर वो उस वायरस को से ज़्यादा खतरनाक वो आदमी है जो उस वायरस को संरक्षण दे रहा है। और संरक्षण देने के कई तरीके हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ हमारे यहाँ अमूमन ISPCs लोग नहीं रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि सड़कों पर सुन्नापन है करीब करीब। हालांकि ये एकदम मेरे जैसा नहीं है, क्योंकि मैं छत पर से देखता हूँ गली में दोनों तरफ तो इक्का दोका दिख जाते हैं, लेकिन हाँ उतनी हलचल उतनी चहल पहल नहीं होती। इक्का दोका दिख जाते हैं, उसमें से वो सब्जी बेचने वाले घूमते रहते हैं, वो है कोई सब्जी पूछने आ जाता है। लेकिन अमूमन लॉकडाउन का है पालन। लेकिन आज जब मैं टीवी में देखता हूँ कि लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है तो दिल दुखी हो जाता है। आज दो बात बड़ा महत्वपूर्ण था। एक तो मैं उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते अपने योगी जी के प्रति श्रद्धा से सिर झुका करके वापस प्रणाम करता हूँ और शिवराज चौहान को लानत मराद भेजता हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी चौहान साहब कि आपको आज मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ा। ये बात
सुन करके ही मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि मैं कभी शिवराज चौहान को सुशासक कहा करता था और उनको बढ़िया कहता था। लगता है कि मैं गलत था, क्योंकि आज के तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार कोरोना के इलाज में कोई कारगर उपाय नहीं लग रहा मुझे। और अगर है तो शिवराज जी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि मैंने जिन जिन लोगों को मंत्रिमंडल में दिया था वो कोरोना के कौन से विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं और उनको मंत्री बनने से कोरोना महामारी में क्या रोकथाम हो जाएगा। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं आपके फॉलोअर्स में से अपना नाम हटा लूंगा और आपको खराब कहने वाले में अपना नाम लिखवा लूंगा। योगी जी जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो मेरा भारत महान। नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना को डिफीट करें, तभी जाकर के देश एक होगा। हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना।